जिस देश के अंदर 45 करोड़ लोगों ने रोजगार देखना ही बंद कर दिया हो सीएमआई के डेटा के हिसाब से, वहां अमृतकाल चल रहा है। जो आपके गेहूं की घर वापसी हुई है, जो आपकी चाय की घर वापसी हुई है बहुत सारे कंट्रीज से, आपको क्या लगता है पहली बार पहली बार अपना कोई वीट या अपनी चाय को एक्सपोर्ट किया था? एक पुरानी इंग्लिश कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी अगर आपका कपड़ा उधड़ जाता है तो आप समय रहते अगर एक टांका लगा लेंगे तो आपको 9 टांके नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बैन लगेगा या उनकी घर वापसी होने लगेगी तो आप देखिए आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो आप कमाते हैं, उस फॉरेन एक्सचेंज की वापस उनके घरों के अंदर वापसी कितने जल्दी होगी, यानी डॉलर कितने जल्दी भागेगा वहां से। मैं ये कहना चाहूंगा, आप जितने बड़े मोदी भक्त हो, लेकिन कृपा करके अपने घर को मोदी सरकार की तरह ना चलाएं। जो घर अपना खर्चा चलाने के लिए बोरोइंग करने लग जाए, उस देश का श्रीलंका बनने में कोई खास समय नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुण सांगवान। आज मैं अपने बात की शुरुआत एक सेंटेंस से करना चाहूंगा, जितना डिले उतना ही मैसेज रिले। यानी प्रॉफेट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स दी गई थी, उसको केवल फ्रिंज कह के छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। मोदी जी को यह रियलाइज करना पड़ेगा, जितना डिले उतना ही ज्यादा मैसेज रिले। और ये हम देखते जा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में केवल इंडिया में शुरू हुआ वो फैला जीसीसी में, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की 6 कंट्रीज में। उसके बाद वो अचानक ही फैल गया पूरे ओआईसी में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, जिसके लगभग 56 या 57 मेंबर्स हैं, यानी 56 या 57 देशों के अंदर। उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गई यूके के अंदर, अब प्रोटेस्ट शुरू हो गई है यूएस के अंदर और अलग अलग देशों के अंदर, यहां तक कि नेपाल तक के अंदर शुरू हो चुकी है। एक पुरानी इंग्लिश कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी अगर आपका कपड़ा उधड़ जाता है तो आप समय रहते अगर एक टांका लगा लेंगे तो आपको 9 टांके नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब ये बात तो वही समझ सकता है जिसने शायद कपड़ों के अंदर पीएचडी कर रखी हो। मेरी दूसरी बात, हमारे देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुके हैं। अगर आप हैरान हैं कि प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट होकर मैं एक ऐसी बात कैसे कह सकता हूं, तो मैं आपको अभी प्रूव करके बताता हूं। सैंक्शंस जरूरी नहीं ऐसे हो जो कि रिटर्न में आए और बड़े क्लियरली अखबार में छपे। जो आपके गेहूं की घर वापसी हुई है, जो आपकी चाय की घर वापसी हुई है बहुत सारे कंट्रीज से, आपको क्या लगता है पहली बार अपना कोई वीट या अपनी चाय को एक्सपोर्ट किया था? पहली बार कोई उसके अंदर कोई वायरस था या उसके बहुत ज्यादा उसके अंदर पेस्टिसाइड थे? तो अचानक हमारी गेहूं की और चाय की घर वापसी क्यों हो गई? अब ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 21-22 के अंदर 21 से लेकर 22 तक हमारे एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट्स थे वो $50 बिलियन के थे। और इस तरीके से अगर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बैन लगेगा या उनकी घर वापसी होने लगेगी तो आप देखिए आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो आप कमाते हैं, उस फॉरेन एक्सचेंज की वापस उनके घरों के अंदर वापसी कितने जल्दी होगी, यानी डॉलर कितने जल्दी भागेगा वहां से। आप कमाएंगे कहां से? ये सब बातों से इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट सारी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। यानी कि अब हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जो बाकी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं, उनकी वापस इंडिया में घर वापसी होने वाली है। उसके अलावा आप पक्का सुन रहे होंगे कि शेयर मार्केट में से बहुत सारा पैसा निकल के वापस अपने कंट्रीज में जा रहा है, तो उस पैसे की यानी डॉलर के फॉर्म में उसकी भी घर वापसी हो रही है। इसके अंदर आप ऐड करिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में आनी थी, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज में से। अब क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो गल्फ कंट्रीज 6 जो दुनिया के लगभग सबसे रिचेस्ट कंट्रीज हैं, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलना। यानी कि हम एक कगार के ऊपर हैं जहां पर हमारी शेयर मार्केट में से पैसा निकल रहा है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की घर वापसी हो रही है, हमारे रुपया एकदम क्रैश करेगा। और अगर आपको यकीन ना हो, आज जाके आप डॉलर का रेट देख लीजिए, रिकॉर्ड स्तर पे आज खड़ा है, रिकॉर्ड लो स्तर के ऊपर खड़ा है 78.15।
इतना नीचे रुपया कभी भी नहीं गया था अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर। इस बात से मुझे ख्याल आता है हमारा देश कई एनिवर्सरीज मना रहा है और मनाएगा इस साल के अंदर। जैसे देश की आजादी की 75वीं एनिवर्सरी, इतने गर्व की बात है। लेकिन इसके अलावा जो भी एनिवर्सरीज हैं वो कोई खास सुख नहीं देती। मोदी जी की 8वें साल की एनिवर्सरी के अंदर जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल किस तरीके की एनिवर्सरी मना रहे हैं ये आपके सामने है। आपके इंडियन प्रोडक्ट्स का जो बॉयकॉट हो रहा है उनकी किस टाइप की एनिवर्सरी मन रही है। और अभी आप देखते जाइए, मैंने आपको बहुत समय से मैं ये कहते जा रहा हूं कि आपका रुपया 80 की एनिवर्सरी और 85 की एनिवर्सरी मनाएगा इसी साल के अंदर। क्योंकि जिस तरीके के इकोनॉमिक हालात बने हुए हैं, जिस कदर पे बेरोजगारी, 45 करोड़ बेरोजगार एक देश के अंदर, यानी वो लोग तो कोई सामान खरीदने के लायक ही नहीं बचे। अगर वो सामान खरीदेंगे नहीं, बिजनेसेस के अंदर बिक्री कहां से होगी। बिजनेसेस की बिक्री नहीं है, उधर से हमारा सामान वापस आ रहा है। आप देखिए अर्थव्यवस्था की एनिवर्सरी कैसे मनती है। 2022 इस सरकार को निकालना इकोनॉमिक आधार पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा, आप जितने बड़े मोदी भक्त हो, लेकिन कृपा करके अपने घर को मोदी सरकार की तरह ना चलाएं, उनकी आर्थिक नीति पे बिल्कुल ना चलाएं। अगर आप उनकी नीतियों पे चलाएंगे, आप जस्ट इमेजिन करिए, आप अभी इसी समय अपने घर में केवल 1 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए। यानी जो आपके घर का मेंबर जहां पे है उसको वहीं फ्रीज कर दीजिए। जो मेंबर आपके घर से बाहर गया हुआ है, चाहे नौकरी पे है, चाहे किसी काम धंधे में गया हुआ, उसको वहीं फ्रीज कर दीजिए। आप एक सिमुलेशन करके देखिए 1 दिन की, केवल 1 दिन की। उसके बाद आप अपने घर में नोटबंदी करके रख दीजिए। यानी पूरे 1 दिन के लिए ना कोई बाहर जाएगा, ना कोई बाहर आएगा, ना ही कोई खर्चा कर पाएगा, क्योंकि आपके घर में एक तरीके से नोटबंदी हो गई है। आपको एहसास हो जाएगा कि इस टाइप की चीजें जब पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट होती है, वो केवल आर्थिक तबाही लेके आती हैं। एक और नीति आप बिल्कुल मत अपनाइएगा, अपने घर के सामान का मोनेटाइजेशन मत करिएगा। यानी आपके घर के अंदर जो कार है, बाइक है, किचन का सामान है, शायद आपके घर के अंदर अगर एसी है, आपके घर के अंदर किताबें हैं, प्लीज उनको मोनेटाइजेशन मत करिएगा जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी चल रही है। जब आप एक के बाद एक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेचते हुए चले जाएंगे, तो सरकार की जो आमदनी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, कोई इंसान कभी अपनी आमदनी का मोनेटाइजेशन करता है, कभी उसको बेच देता है। यानी एक टैक्सी ड्राइवर जिसके पास एक टैक्सी है, वो अपनी टैक्सी का ही मोनेटाइजेशन कर दे, उसके बदले में हो सकता है उसे 80,000 रुपए, 1,20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कमाई तो हमेशा के लिए गई। और इसीलिए अगर आप ये वाला चार्ट देखते हैं जिसमें हल्के ग्रीन कलर के अंदर जो एक पोर्शन बना हुआ है, ये भारत का एक बजट है, मोदी सरकार का बजट है इस साल के लिए। इस बजट के अंदर आप देखेंगे हल्के ग्रीन कलर के अंदर हर 1 रुपए में से 35 पैसे बोरोइंग है, यानी कर्जा है। कोई भी घर ऐसे चल सकता है जिसके अंदर आने वाली इनकम के 1 रुपए में से 35 पैसे का कर्ज हो। उसके बाद भी क्या आपको डाउट रह जाता है कि हम आर्थिक संकट के अंदर नहीं है। एक और बात जो मुझे कभी बिल्कुल समझ नहीं आती, हम 35 पैसे की ये जो बोरोइंग करते चले जा रहे हैं हर रुपए में से, हम कर किस लिए रहे हैं। सारा सामान या तो हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, रेलवेज और बाकी जगहों पे हम बेचते हुए चले जा रहे हैं, या हम उसका मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। यानी कि ना हम नए पब्लिक सेक्टर बना रहे, ना हम नए एयरपोर्ट्स बना रहे, ना हम जहाजों वाले, समुद्री जहाजों वाले पोर्ट्स बना रहे हैं, ना ही हम कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के डैम्स बना रहे हैं या पावर स्टेशंस बनाते चले जा रहे हैं। तो हम ये बोरोइंग किस चीज के लिए कर रहे हैं? अपने खर्चा चलाने के लिए। जो घर अपना खर्चा चलाने के लिए बोरोइंग करने लग जाए, उस देश का श्रीलंका बनने में कोई खास समय नहीं लगेगा। यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा, आज की सरकार के अंदर इनको किस टाइप के प्रोफेसर चाहिए। इनको प्रोफेसर रघुराम राजन नहीं चाहिए आरबीआई गवर्नर के तौर पे। इनको डॉक्टर उर्जित पटेल नहीं चाहिए एडवाइजर के रूप के अंदर, बल्कि इनको एक आरबीआई के ऐसे गवर्नर चाहिए जिनकी फॉर्मल इकोनॉमिक ट्रेनिंग और इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन, इकोनॉमी की क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा, जो एक ब्यूरोक्रेट हैं,
लेकिन उनके पास में इकोनॉमिक स्टडीज की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो होता चला जा रहा है। लेकिन इस देश के अंदर मैं आपको बताता हूं कैसे प्रोफेसर चाहिए। इस देश में प्रोफेसर चाहिए, प्रोफेसर विवेक अग्निहोत्री, प्रोफेसर अक्षय कुमार। अब ये नए प्रोफेसर आ गए हैं जो हमें हिस्ट्री बताएंगे और जिनकी पिक्चरों को देखकर, जिनकी मूवीज को देख के हम अपने देश की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो यानी जितनी भी हमारी हिस्ट्री किताबें हैं उनको हम साइड पे रख देते हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको बंद कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस सरकार का इलॉजिकल कदम। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब रफाल आते हैं तो नींबू मिर्च। अगर हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को देखिएगा, निर्मला सीतारमन जी को, वो किस तरीके के शब्द यूज कर रही हैं। अमृतकाल, जिस देश के अंदर 45 करोड़ लोगों ने रोजगार देखना ही बंद कर दिया हो सीएमआई के डेटा के हिसाब से, वहां अमृतकाल चल रहा है। जिस देश में खुद बीजेपी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है उनके सर्वाइवल के लिए, वो अमृतकाल चल रहा है। तो हम किस टाइप के शब्द यूज करते चले जा रहे हैं। कभी हम बोलते हैं मोनिटाइजेशन, कभी हम कहते हैं अमृतकाल। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज की डेट में मोदी सरकार भले ही कहे या ना कहे, वो बहुत जबरदस्त पैनिक के मोड में है। ना केवल मोदी सरकार बल्कि उसकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब पैनिक के मोड में है। आरबीआई एक पैनिक के मोड के अंदर है, नीति आयोग एक पैनिक के मोड में है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे। मेरी आखिरी बात, आज की डेट में मोदी जी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? नहीं, अपोजिशन से बिल्कुल भी नहीं है, नहीं और किसी से भी नहीं है। मोदी जी को मोदी जी की ही पॉलिसी से सबसे बड़ा खतरा है। जैसे उनने आपको एक मैथ्स की इक्वेशन दी थी, a+b² के अंदर 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है। आजकल वो 2ab एक्स्ट्रा नहीं आ पा रहा है। और उसी तरीके से एक बहुत सिंपल इक्वेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मोदी माइनस मोदी इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है मोदी जी को भी नहीं हरा सकता, केवल मोदी जी के अलावा। और जिस तरीके की हमारी सामाजिक नीतियां हैं और हमारी आर्थिक नीतियां हैं, वो अपने आप को हराने से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2022, आप मेरी बात लिख के रखिए, इस देश की सरकार को आर्थिक वायबिलिटी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। फाइनली मैं बात करना चाहूंगा आरएसएस के ऊपर। आज की डेट में आरएसएस को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सशक्त हो गई है कि उनको आरएसएस की कोई खास जरूरत है नहीं इस समय। मोहन भागवत जी अपनी बात कहने के लिए अमित शाह जी से और मोदी जी से, राजनाथ जी से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है, बाहर से ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो पब्लिकली कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। कभी वो कहते हैं कि हमें हर मंदिर के अंदर शिवालय ढूंढना बंद कर देना चाहिए। पिछले साल उन्होंने जैसे स्टेटमेंट दी थी कि भारत को डोमिनेंस दुनिया पे दिखानी चाहिए, ना कि मुसलमानों पे। तो क्या आरएसएस और बीजेपी के जो विचार हैं, जो फिलॉसफी है, क्या वो इतनी ज्यादा जुदा हो चुकी है? और अगर आप हिस्ट्री का एक छोटा सा लेसन, पुराने लेसन्स देखिए, जबकि मैं कोई सरकार का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, वो समय अलग था, ये केवल मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद लेनिन पावर में आए, लेनिन के इमीडिएटली बाद स्टालिन पावर के अंदर आए। लेकिन स्टालिन ने 10 साल के राज के बाद में उनने जितने ओरिजिनल बोल्शेविक थे जो रेवोल्यूशन के अंदर, यानी क्रांति में जिनने पार्ट लिया था, वो सारे के सारे ओरिजिनल बोल्शेविक्स को अपनी पार्टी से खदेड़ दिया, बहुतों को जेल में भेज दिया, बहुतों को साफ कर दिया। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग समय था, वो एक बहुत ही क्रूर समय था। लेकिन हम हिस्ट्री से कुछ पैरेलल ड्रॉ करके ये कह सकते हैं, क्या आज बीजेपी को आरएसएस की असल में भी कोई जरूरत है? ऐसा मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि मोहन भागवत साहब के और मोदी सरकार के एक्शंस में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। मैं अपनी बात इस बात से खत्म करना चाहूंगा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमी यह है कि जो इनके सच्चे दोस्त बन सकते हैं आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इनके जो असल में सबसे अच्छे दोस्त हैं वो यही लोग हैं जो इनको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं
वही इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम अरुण सांगवान एक साथ करके उसको यूट्यूब पे सर्च करिएगा और मेरे साथ जुड़े। और हिंद वॉइस पे आपको मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस और इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिसिस का कंटेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। आप सबका देखने के लिए धन्यवाद।